दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हम स्टार्ट करें आज एक नया टॉपिक और जो कि फॉरेस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये टॉपिक है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ऑथेंटिक सोर्स है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो पर्यावरण और वानिकी जो मंत्रालय है उनके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, ये सोर्स वही है और दैट इज़ ऑथेंटिक सोर्स है। और इसे जो भी टॉपिक्स होंगे वो ऑथेंटिक ही होंगे, मतलब इसके लिए आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले देख लेते हैं एब्रीवेशन। अगर हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें अगर ये सारे टर्म्स आते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या समझना है। अगर FCA आया मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और FDA आया मतलब फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, JFM इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFMC इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, NAP नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, NFP नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, PRI आप सब जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, VSS इज़ वन संरक्षण समिति, याद रखिएगा वन संरक्षण समिति, एंड WP इज़ वर्किंग प्लान। पहले देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 1 इसका, जिसमें व्हाट इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, साथ ही बेसिस क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि इन्वॉल्व होता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1988 में आई थी, और सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसकी गाइडलाइंस क्या है और प्रोविजंस क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए किसी भी स्टेट में। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, इको डेवलपमेंट कमेटी क्या होती है। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ और इको डेवलपमेंट कमेटीज़ जो होती है उसके रेशनल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ JFM के कंटेक्स्ट क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है JFMC बनाने के वो क्या होते हैं। तो हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ JFM, एन इंट्रोडक्शन टू लोकल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये प्रस्तावना है जो लोकल लेवल पे आप वनों का संरक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका प्रबंधन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ JFM। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक अप्रोच है जो इनिशिएट किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। ठीक है, जिसमें जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था उनको सपोर्ट करना था फॉरेस्ट ड्वेलिंग और फ्रिंज कम्युनिटीज़ को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और मैनेज कर सके फॉरेस्ट को, और जो उसका कॉस्ट और बेनिफिट है उसको शेयर कर सके। ठीक है, अब कम्युनिटी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जाती थी या खुद को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती थी ताकि जो JFM जो कमेटी बनेगी जो कम्युनिटी के साथ कोप करेगी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और मैनेज कर सके आसपास के फॉरेस्ट को। और इनको गाइड किया जाएगा थ्रू बायलॉज, मतलब कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाएंगे या माइक्रो प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि इनको जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प मिले कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो आप कमेटी बना रहे हैं वो कैसे काम करेगी। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए की एलिमेंट क्या है, तो पूरा का पूरा पावर किनके पास है, कम्युनिटीज़ के पास में है, ताकि वो मैनेज कर सके फॉरेस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है वहाँ के मेंबर्स के द्वारा, और नॉन मेंबर्स को एक्सक्लूड कर सके। अब उनको क्या बेनिफिट मिलना है, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा। उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, मतलब रेडिली उनके पास अवेलेबल रहेगा, ताकि वो जो बहुत सारे जो भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूसेस हैं, ठीक है, उनको वो मार्केट में सेल आउट कर सके, और इनकम जो भी आ रही है टिम्बर से एज वेल एज अदर जो इंटेंजिबल बेनिफिट है लोकल इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि वाटर रिचार्ज, पॉलिनेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, इससे जितना भी बेनिफिट हो रहा है वो खुद शेयर कर सके। इसलिए कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके और वाइल्ड लाइफ को जो भी इंटरेस्ट है उसको पैरामाउंट कर सके। अब हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, उन्होंने ये कहा कि जो कम्युनिटीज़ है, मतलब आसपास की जो जनता है,
जो किसी भी फॉरेस्ट में रह रही है वो सेंट्रल होना चाहिए किसी भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने JFM के लिए एक सर्कुलर जारी किया था 1 जून 1990 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 2000 और 2002 की जो गाइडलाइंस आए थे, उन्होंने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया ताकि स्टेट लेवल के जो रूल्स है, रिजोल्यूशन है, गाइडलाइंस है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और जो पंचायती राज एक्ट है, पेसा एक्ट है, FRA एक्ट है 2006 के, इसने फर्दर एक्सपेंड किया जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकल कम्युनिटीज़ की फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम जो देख रहे हैं वो है बेसिस फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे आया। पहला जो देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी। प्राइमरी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बेसिस यही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1988 में आई थी। अब इनके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो एक्चुअली लिखा गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, वो देख लेते हैं। एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करेंगे, तो प्रिजर्व करके, बचा करके, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है प्रिजर्व करके, और नेसेसरी जो रिस्टोरेशन है इकोलॉजिकल बैलेंस का। कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जब आप दोहन करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी लेकर चलना है, जो कि फॉरेस्ट को काटने से या फॉरेस्ट की जो क्वांटिटी है उसमें कमी आने से होती है। नेचुरल जो हेरिटेज है उसको, या हमारी धरोहर है उसको कंजर्व करके रखना, ठीक है। रिमेनिंग जो नेचुरल फॉरेस्ट है जिसमें वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा इन द सेंस जो प्लांट कम्युनिटी होती है उसको फ्लोरा कहते हैं, फौना जो एनिमल कम्युनिटी होती है उसको कहते हैं। तो ये रिमार्केबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बताता है और जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री को बताता है, तो इसको भी आपको कंजर्व करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना या मृदा अपरदन को कंट्रोल करना, ठीक है। डीन्यूडेशन जो कैचमेंट एरियाज़ है और रिवर्स का, आप जानते हैं कि जैसे कि आपने उत्तराखंड की घटना देखी होगी, तो उससे क्या हुआ कि जो आप कोर्स है रिवर का उसी को चेंज कर दे रहे थे। अब जब रिवर का कोर्स आप चेंज करेंगे, उनके बैंक्स में ही बहुत सारे बिल्डिंग्स एक्सेट्रा फॉर्म करेंगे, तो जो रिवर अपना नेचुरल कोर्स जो है वो तो जारी ही रखेगी, इसलिए वहाँ पर भारी आपदा देखने को मिलती है। तो इसीलिए रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, जो इंटरेस्ट ऑफ द सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, और फ्लड्स को मिटिगेट करना, फ्लड इन द सेंस ये बाढ़ एक्सेट्रा को या सूखा को, जो सिल्टेशन है रिजर्वायर्स का उनको रिटार्ड करना, मतलब रिजर्वायर्स में बहुत ज़्यादा सिल्ट का डिपोजिशन, इसको आपको कमी लाने की ज़रूरत है। तो ये सारे गाइडलाइंस में दिए हुए थे। एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स आपको पता है, जैसे कि आप जैसे डेजर्ट वगैरह में देखते हैं कि धीरे धीरे से रेत ऐसी फ्लो होती रहती है हवा के साथ में, कहीं पर ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे बन जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स डेजर्ट में चेंज करना, जो कि राजस्थान के एरिया में आपको मिलेंगे या कोस्टल ट्रैक में आपको मिलेंगे। सब्सटेंशियली द फॉरेस्ट और ट्री कवर है कंट्री में, उसको मैसिव एफॉरेस्टेशन और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम मैंने बता चुकी हूँ मैं दोनों ही। कौन से एफॉरेस्टेशन मतलब होता है नया वन का क्रिएशन या नए पेड़ लगाना, और सोशल फॉरेस्ट्री मैं कल आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है उनको इन्वॉल्व करना फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, यही होता है सोशल फॉरेस्ट्री, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को बेनिफिट मिल सके, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर सके और डायरेक्ट मार्केट से इंटरेक्ट कर सके, और ओवरऑल उनका सोशली डेवलपमेंट हो। डिग्रेडेड और अनप्रोडक्टिव लैंड्स को भी बचा करके रखना, ये सब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में दिया हुआ है, जो कि रिलेटेड है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से। मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूल वुड, जो फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो ईंधन के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत होती है, साथ ही फॉडर जिसको हम कहते हैं चारा, ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और स्मॉल टिम्बर है, और उनको सबको बचा करके रखना रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट को बढ़ाना, मतलब किसी भी वन की उत्पादकता को बढ़ाना, ताकि जो एसेंशियल नेशनल नीड है, मतलब देशव्यापी जो नीड्स है इनकी, उनको
पूरा करने के लिए आपको उत्पादकता जो वनों की है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसको बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लाना। और सब्सटीट्यूशनल वुड है, मतलब जो हम ऑथेंटिक वे में लेकर चले आ रहे हैं या पारंपरिक तरीके से जो दोहन हम करते आ रहे हैं उसका एक सब्सटीट्यूशन भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्रो फॉरेस्ट्री दो तरीके से, या तो आप बाउंड्रीज़ में कर सकते हैं या ओवरऑल आधे खेत में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो प्राकृतिक वन है, उन पे जो प्रेशर पड़ रहा है, उन पे जो दबाव पड़ रहा है, उनको कम कर सकते हैं। मैसी पीपल मूवमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से लोगों को बाहर निकाल के लाना, और इसके लिए आप वुमेंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देख लेते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, जिसको JFMC कहते हैं हम शॉर्ट में, ये डेमोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है और ट्रांसपेरेंट लोकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट लोकल इंस्टीट्यूशन है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के लिए। और ये ग्राम सभा का एक पार्ट होगा जो कि फुल्ली या पार्शली सेटअप किया जाएगा, ताकि आप JFM जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस को आप अप्लाई कर सके किसी भी स्टेट में। ठीक है, हर जो रिवेन्यू विलेज, याद रखिएगा राजस्व जो ग्राम रहेगा उसमें एक JFMC होता है। ठीक है, अगर स्पेशल सिचुएशन की बात करें या हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन की बात करें तो नेबरिंग विलेजेस को मिला करके, अब इसमें नेबरिंग विलेजेस है, ठीक है, वेयर इट डजंट मेक सेंस ऑफ डिवाइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, अगर आसपास के गांव हैं जहां पर आप वनों को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में जो JFMC है या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, वो 2 या 2 से अधिक विलेजेस को कवर कर सकता है, मतलब 2 या 2 से अधिक ग्राम इसमें कवर हो सकते हैं। अगर ट्राइबल एरिया की बात करें, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें एक विलेज में बहुत सारे डिस्पर्स हैमलेट्स होंगे और JFMC सेटअप कर सकते हैं हम सब रेवेन्यू विलेज में भी। ठीक है, और हैमलेट लेवल पे भी। अब हमने JFMC देख लिया, अब देख लेते हैं इको डेवलपमेंट कमेटी क्या होती है। इको डेवलपमेंट कमेटी एक ऐसी ही कमेटी होती है जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है, बट ये ऐसे विलेजेस के लिए है जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं और बफर जोन्स में आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी किसके लिए होंगी, राजस्व गाँव के लिए होंगी, और कुछ ऐसे भी गाँवों के लिए होंगी जहाँ पर आप देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में आते हैं। और वैसे ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए कौन से हो गए, तो इको डेवलपमेंट कमिटीज़। अब उनका सेटअप, उनका वर्किंग, उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर्स, फंड्स, ये सब स्टेट लेवल के ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। याद रखना, इको डेवलपमेंट कमेटी को जो भी वर्किंग प्रोसीजर है वो डिफाइन कौन करेगा, तो स्टेट करेगा या राज्य करेगा। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये काम कहाँ करेंगे, ये रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक रहेगा, प्रोटेक्टेड एरियाज़ तक। ठीक है, और फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्टेड जितने भी एरियाज़ है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास, वहीं तक इनकी जो भी रोल है वो रहेगी। तो जो इको डेवलपमेंट कमिटीज़ होती है, इनके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ अदर बायोडाइवर्सिटी है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ऑल्सो इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ग्राम में भी इनको करने को मिलेगी। अब हमने देख लिया JFMC और EDC भी देख लिया। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या है JFMC बनाने के लिए, मतलब प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो क्या है JFMC बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो JFMC है उसको बनाएगा कौन। ठीक है, तो देखते हैं ये टॉपिक। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, इसको कोई भी रेसिडेंट इनिशिएट कर सकता है कि इसकी आवश्यकता है, पंचायत भी इनिशिएट कर सकती है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट स्टाफ भी कर सकता है, या कोई NGO भी कह सकती है कि हमको
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं कि JFMC के लिए कौन कौन से बायलॉज होते हैं। बायलॉज इन द सेंस ये एक तरीके के कानून ही हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है हमको मैनेजमेंट करने के लिए। तो बायलॉज क्या है? एडेप्टिव मैकेनिज़्म है ताकि आप गाइड कर सके डे टू डे वर्किंग ऑफ JFMC। ठीक है, बायलॉज को प्रिपेयर कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को आसानी से मैनेज करने के लिए, और उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है फ्यूचर में। जितने भी JFMC कमेटी होगी, मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो कि रजिस्टर्ड होगी इंडिपेंडेंटली और अपने खुद के बायलॉज खुद ही बना पाएगी, और वो वैरायटी ऑफ इशू को कवर भी कर सकेगी। तो बायलॉज भी हमने देख लिया, JFMC के लिए कौन बनाएगा, तो खुद JFMC ही बनाएगी। अब देखते हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो होगी उनके मेंबर कौन हो सकते हैं। ठीक है, अब रिवेन्यू बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, ठीक है, रिवेन्यू किसी भी राजस्व ग्राम मैंने जैसे बताया था रिवेन्यू विलेज, उसके अंदर में जो भी एडल्ट मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं इनके मेंबर्स बनने के लिए, और उनके मेंबर इनको बनाना ज़रूरी ही है। एरिया आप विलेज को ले सकते हैं या ग्रुप ऑफ विलेज को भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने पहले इसमें बाउंड्रीज ऑफ द एरिया लिखा है, तो एरिया क्या हो सकता है? कोई भी विलेज हो सकता है या ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है, या कोई हैमलेट हो सकता है। ठीक है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है पूरे विलेजेस का या हैमलेट्स का, डिपेंड करता है वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, हिस्टोरिकल रिलेशन कैसा है, फॉरेस्ट यूज़ का पैटर्न कैसा है। ठीक, अब बात करते हैं मेंबरशिप का क्राइटेरिया। जो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो रिजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और स्टेट इसके लिए कोई रिजोल्यूशन से कोड प्रोवाइड कर सकता है। अब मेंबरशिप जो है JFMC का, ये सारे मेंबर्स के लिए ओपन रहता है ग्राम सभा के। ठीक है, ग्राम सभा मतलब ऐसे अडल्ट जो कि वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम रहता है किसी भी ग्राम के। ठीक है, और कुछ जो एरिया होते हैं, कुछ जो स्टेट होते हैं, इसमें एक मेल और एक फीमेल के लिए मेंबरशिप हर हाउस होल्ड के लिए उनके लिए भी अलाउ किया जाता है कि एक घर से एक महिला और एक पुरुष, इनका जो मेंबरशिप है वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी में रहेगा। अब जो फैसिलिटेटर होंगे, मतलब ये होते हैं फॉरेस्ट गार्ड और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको भी अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि सारे एडल्ट जो वहाँ पर है उनको इन्फॉर्म करे कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप JFMC हो रही है। मतलब JFMC या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी हम बना रहे हैं, और इसमें जो मेंबरशिप है वो ओपन है, और सारे जो फैमिलीज़ हैं उनको जो एलिजिबिलिटी है उनके बारे में अवेयरनेस बतानी चाहिए, और उनको इसका मेंबर्स बनना चाहिए। साथ ही साथ उनको असिस्टेंट भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो पंचायत और NGOs और जो अदर कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि महिला दल होते हैं या यूथ ग्रुप होते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप हो जिन्होंने अपने जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में कोई भी सहयोग दिया है, तो इनको भी इनका मेंबर्स बनना चाहिए। इसी पर्पज़ के लिए विलेज लेवल पे मीटिंग होती है, इंफॉर्मेशन मीटिंग होती है, उनको भी हम कर सकते हैं हैमलेट लेवल पर या स्मॉल ग्रुप लेवल पे, या एक एक इंडिविजुअल के साथ में भी, ताकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सके हम इस प्रोसेस को और आइडेंटिफाई करें एक्टिव इंडिविजुअल्स को जो कि कम्युनिटी लेवल पर इसमें इंगेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे बनेगी। ठीक है, हमने अभी तक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी देख लिया, उसके बाद हमने एनवायरनमेंट डेवलपमेंट कमेटी देख लिया। अब देख लेते हैं हम इसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे बनेगी। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? ओवरऑल ऑपरेशन जो भी हो रहा है JFMC का, उसके लिए ये जिम्मेदार होती है। इसके जो मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं विद इन द 30 डेज़ ऑफ JFMC। अगर मान लीजिए किसी जो राजस्व ग्राम है उसके लिए आपको JFMC बनाना है, तो जैसे ही आप रजिस्टर करवाओगे उसके 30 दिन के भीतर में आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने की आवश्यकता होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा। इलेक्टेड होंगे मतलब उनका चुनाव होगा।
और ये ग्राम या वार्ड सभा के द्वारा इनको क्या किया जाएगा, रेटिफाई किया जाएगा। और पंचायती एक्ट जो है इसके लिए प्रोविज़न बताती है। अब देखते हैं इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होंगे। JFMC के मेंबर है वही इलेक्ट करेंगे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। कहाँ से करेंगे, तो JFMC के जो मेंबर्स हमको मिले, साथ ही EDC के जो मेंबर मिले, ठीक है, और स्टेट के गाइडलाइंस के अनुसार ही उनको इलेक्ट किया जाएगा। अगर टोटल पॉपुलेशन ST SC की 10% से ज़्यादा होती है तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको ईच कैटेगरी से एक मेंबर लेना होगा, ठीक है। अगर टोटल पॉपुलेशन जो 2 कैटेगरी है अगर 15% से कम होती है तो एक मेंबर आपको ज़रूरी होगा SC या ST से, ठीक है। एक मेंबर आपको लैंडलेस पर्सन से भी ज़रूरी होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी भूमि नहीं है, ठीक है, तो एक वहाँ से भी आपको लेना आवश्यकता होगा। और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसमें एटलीस्ट 3 वुमेन मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और वो जो कि एलिजिबल होंगे कॉन्टेस्ट करने के लिए किसी भी रिजर्व या ओपन पोजीशन के लिए, मतलब 3 वुमेन की आवश्यकता है। 10% से अगर पॉपुलेशन कम है तो दोनों में से SC और ST कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ में से एक एक मेंबर ज़रूरी होगा। 50% से अगर लेस है, 15% से अगर लेस है तो एक मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे। अब 11 इलेक्टेड मेंबर्स मिल गए हमको। अब इन 11 इलेक्टेड मेंबर्स जो है उनके साथ साथ में एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, सरपंच, पंच, रिलेटेड टू JFMC विलेज, मतलब जो भी विलेज में आप जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हो वहाँ के पंच सरपंच हो सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी वार्ड के जो या वार्ड से जो भी पंच सरपंच हैं उनको आप ले सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो नहीं रहेगा, उनको वोट करने की, ये मेंबर बन सकते हैं लेकिन इनको वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा, पंच सरपंच को रहेगा। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs जो है जो कि JFMC के एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि या जो डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो उनको नॉमिनेट करेगा, ठीक है, वो भी मेंबर बन सकते हैं लेकिन उनको भी वोट देने का राइट नहीं है। वुमेन सब कमेटी जो भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसी एरिया में वो इनके मेंबर्स बन सकते हैं, साथ ही उनको वोट करने का भी राइट होगा। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो JFMC है वही डिसाइड करेगी इलेक्शन प्रोसीजर को, डेट और टाइम भी वही बताएंगे और प्रोसेस इन्वॉल्व ये है। लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर जो होगा जो कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरह कार्य करेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं जो पंचायती राज है उसमें कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है एक्सेट्रा। तो रिटर्निंग ऑफिसर और मेंबर्स जो सेक्रेटरी है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डेट, और ये इंश्योर करेंगे कि JFMC मेंबर्स है और वुमेन्स है वो अवेयर हो इलेक्शन की डेट के लिए और ग्राम सभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। जो मेंबर सेक्रेटरी होगा वो प्रोवाइड करेगा एक्स ऑफिशियो मेंबर को रिटर्न इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेंबरशिप। अब फर्स्ट मीटिंग जो होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्शन के जस्ट बाद में होगी। नेक्स्ट डे में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर इसको सेलेक्ट करना होगा इसी मीटिंग में आपको, मतलब अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ट्रेजरर मतलब जो कोषाध्यक्ष है वो कौन होगा, इसमें ये डिसाइड होगा। साथ ही रिजोल्यूशन जो पास होगा इस मीटिंग के समय में उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे ये हम देखते हैं। तो पहला है एक अकाउंट ओपन करना JFMC के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में, डिसीजन करना कि जॉइंट ऑपरेशन जो भी होगा अकाउंट का, अगर अकाउंट ऑलरेडी ओपन है सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। NGOs का सिलेक्शन और उसके रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। साथ ही
जिस डेट में जेएफएमसी या ग्राम सभा की मीटिंग रखी जाएगी डिस्कशन के लिए या बाय लॉज को अप्रूव करने के लिए, जैसे मैंने बताया था बाय लॉज कौन बनाएगा, तो जेएफएमसी ही बनाएगी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म और अमेंडमेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप मीटिंग की जो डेट है उसको फिक्स करें, साथ ही साथ डिज़ोल्व करने के लिए प्रीवियसली जो टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव कंपनी का कमेटी काम कर रही थी उनको डिज़ोल्व करना या उनका विघटन करने के लिए भी डिसीजन इसी फर्स्ट मीटिंग में लिया जाएगा। अब ये मीटिंग कब कब रखी जाएगी ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 टाइम्स आप या 4 टाइम्स किसी भी साल में आप बुला सकते हैं। कोई डिफरेंस इन 2 मीटिंग्स के बीच में 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि आप प्रोटेक्शन कर सके फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट्री ऑपरेशन का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। तो देख लेते हैं कब कब आप मीटिंग बुला सकते हैं। समर मीटिंग, समर ऑब्वियसली मई या जून में होगी। मानसून सितंबर अक्टूबर में होगी। ठीक है, मानसून मीटिंग सितंबर अक्टूबर में होगी। विंटर मीटिंग दिसंबर जनवरी में, और स्प्रिंग मीटिंग मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो अलग अलग डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और पीडीएफ मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में, आप इससे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।